अच्छा चलो अभी शुरू करते हैं। वी आर अबाउट टू स्टार्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर अभी हम लोग पहुंच गए हैं पेज नंबर 32, लेफ्ट हैंड साइड 2.3.6 मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। बराबर है, यहाँ तक अभी हम लोग, यानी यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, अभी देखो एकदम सिंपल है। हम लोगों ने, अब आप लोगों को भी पता है कि देर आर वेरियस इक्विपमेंट्स जो प्रेशर को मेजर करता है। बेस्ट जो मैं जानता हूँ वो है स्फिग्मोमैनोमीटर, जो आपके ब्लड प्रेशर को जो है वो करता है, क्या बोलते हैं ना, मेजर करता है। फिर आसपास के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर वगैरह है ना, हम लोगों ने देखे हैं ये, या हम लोग थर्मामीटर बोलते हैं। तो वैसा ही प्रेशर को मेजर करने के लिए दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट बेसिकली बने हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक होता है क्या, मर्क्यूरी बैरोमीटर, दूसरा ये है मर्क्यूरी बैरोमीटर। ठीक है, और दूसरा होता है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर, जाने दो मीटर। ठीक है, अभी देखो मर्क्यूरी क्या है। अगर हम लोगों को अगर आप लोगों को साइंस 1 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1 का चैप्टर नंबर 2 अगर याद है, तो पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने Hg मतलब मर्क्यूरी, ठीक है, ये पढ़े थे। और इसके लिए मैंने एक चीज़ बोला था कि इट इज़ अ मेटल इन अ लिक्विड फॉर्म। तो याद रखो ये मेटल है, इन अ लिक्विड फॉर्म है, तो ये हैवी वाला लिक्विड होता है, इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। तो याद रखो मर्क्यूरी की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, वेरी मच हाई। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर लिक्विड्स। ठीक है, अब ये डेंसिटी का मैंने क्यों नाम लिया अचानक, वो मैं बताऊंगा जब मैं पहले इंस्ट्रूमेंट के सेटअप को बताऊंगा, तब बताऊंगा। मुझे बोलना कि डेंसिटी का क्यों नाम लिए थे। ठीक है, बैरो का मतलब होता है प्रेशर। क्या होता है बैरो का मतलब, प्रेशर। और मीटर का मतलब होता है टू मेजर, यानी कि मर्क्यूरी के ज़रिए से हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को मेजर करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेवल ऑफ मर्क्यूरी। एक्चुअली कि लेवल कितना ऊपर कितना नीचे गया, उस बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस मर्क्यूरी बैरोमीटर से क्या मेजर करने वाले हैं। देखो इससे क्या होता है, इससे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। और ओपन ट्यूब मैनोमीटर से क्या होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ऑफ टू डिफरेंट गैसेस, बोलो समझा, मेजर करते हैं डिफरेंट गैसेस। तुम लोग को समझा क्या, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस कमरे का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो उसके लिए मर्क्यूरी बैरोमीटर, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए मर्क्यूरी बैरोमीटर है। लेकिन आप चाहते हो कि मैं हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से कंपेयर करूं, या नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक गैस से कंपेयर करूं, क्योंकि एटमॉस्फेयर भी फुल ऑफ गैसेस है। तो दो डिफरेंट गैसेस के बीच में का डिफरेंस पता करने के लिए आप क्या करते हो, ओपन ट्यूब मैनोमीटर यूज़ करते हो। अभी तो सब कुछ ऑलमोस्ट डिजिटल हो गया है। अभी आप वो जो ब्लड प्रेशर भी नापते हो, देखो ऐसा लगाते हो, डिजिटल आ गया, बटन दबाओ टुई करके वो बता देता है, कुछ देर के बाद, है ना, बता देता है। लेकिन ये कौन सा है, ये पुराने ज़माने का है, जब ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं बने थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं बने थे, तो मैन्युअली कैसा सेटअप करके मेजर किया जाता था, उसमें ये दो है। समझ में आया, अभी सब डिजिटल हो चुका है, लेकिन आपको पिछला या बेसिक मालूम होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, अब मैं पहला बताता हूँ मर्क्यूरी बैरोमीटर कैसा होता है। अभी देखो मर्क्यूरी बैरोमीटर क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखो प्लीज़। ये जो समझाने जा रहा है इसको समझ लो, बाकी सब आसान है। देखो हाँ, ये एक कंटेनर है। अब इसके अंदर क्या है, अरे इतना ज़्यादा नहीं है, इसके अंदर क्या है, मर्क्यूरी है। ठीक है, मर्क्यूरी होती है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए, चलो एक लेवल और बढ़ा देता हूँ।
ये मर्क्यूरी है। अब एक टेस्ट ट्यूब होती है, कितनी, 1 मीटर जितनी लंबी, 1 मीटर जितनी लंबी एक टेस्ट ट्यूब होती है, ठीक है, हाँ है, ठीक है। तो ये एक टेस्ट ट्यूब होती है, इसको, अरे यार क्यों रब किया, इसको पूरा हम लोग है ना मर्क्यूरी से भर देते, पूरा, एक छोटी सी जगह भी उसके अंदर खाली नहीं रखते। तो नेचुरली इसके अंदर हवा रहेंगी क्या, नहीं रहेगी। अब इसके ऊपर ऐसा थंब रखेंगे, ये टेस्ट ट्यूब है, मर्क्यूरी से भर गई, ठीक है, और ये वो कंटेनर है जिसके अंदर पूरा मर्क्यूरी है, मैंने पूरा भर दिया इसके अंदर, और इसको आधे से भी कम भरा हूँ, बीकर को, सॉरी क्या, ये कंटेनर को आधे से भी कम भरा हूँ मर्क्यूरी से। ये भी मर्क्यूरी है, ये भी मर्क्यूरी है, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब में है, ये बीकर में है, सॉरी कंटेनर में है। टेस्ट ट्यूब में पूरा भर दिया, इसमें कम भरा, जिसमें पूरा भरा यानी कि टेस्ट ट्यूब में, इसको ऐसा थंब लगाया और मैंने मर्क्यूरी में हाथ डुबाकर उसको ऐसा छोड़ दिया और हाथ बाहर निकाल दिया। मर्क्यूरी मेरे हाथ पे नहीं लगेंगे, बेफिक्र हो, इतना समझा। एक स्टैंड से उसको बांध दिया, मतलब वो अटैच करते ना, आप टाइट्रेशन करते तो ऐसा बांध देते, तो ऐसा बांध दिया, समझ में आया, इन्वर्टेड। उसका, इसका जो मुंह है, ध्यान से समझो सिचुएशन, इस बेस पे चिपक नहीं गया, हल्का सा ऊपर है, इतना समझा, सेटअप समझा। अब जैसा रखेंगे, दिस माउथ इज ओपन, बराबर है। अब जरा ध्यान से देखो, पूरा यहां तक मर्क्यूरी है, इसका मतलब यहाँ के मर्क्यूरी के ऊपर इस मर्क्यूरी कॉलम का वेट ज़्यादा, अरे वेट ज़्यादा, ऊपर से मुंह खुला, क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर इसके ऊपर आएगा, पूरे कंटेनर पे फिलहाल नहीं आ रहा है, फिलहाल इसके ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पर दबाव क्रिएट होगा। समझ, देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में नहीं है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक में नहीं है कि अभी जो बताने जा रहा हूँ ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसके आगे का टेक्स्ट बुक में है, आगे का डायरेक्ट पढ़ेंगे, हल्का फुल्का कन्फ्यूजन रहेगा, वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये वाला मैंने मतलब आपको बता रहा हूँ। समझ में आया, ये टेस्ट ट्यूब को पूरा भरा हुआ इन्वर्टेड कर दिए, यानी अपसाइड डाउन कर दिए, और ऐसा कि ये टच ना हो, इस पे पूरा टच नहीं है, ऐसा गैप है बीच में, तो क्या हो जाएगा, इस मर्क्यूरी कॉलम का प्रेशर इस वाले एरिया पे आएगा, जिस वजह से क्या हो जाएगा कि ये मर्क्यूरी बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, इन एनी डायरेक्शन, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये लोग, इसकी तादाद कम है, इसकी तादाद ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला जीतता है, तो ये नीचे आएगा। और लिक्विड है, एनी डायरेक्शन इट कैन मूव, वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, किधर भी जाएगा, किधर भी गया हो, इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर लेवल बढ़ेगा, इसका नतीजा ये होगा एक लेवल। लेकिन कब तक, क्या ये पूरी खाली होने तक का होगा, ऐसा नहीं, इक्विलिब्रियम भी नहीं, ये वाटर नहीं है, सुनो, इक्विलिब्रियम नहीं, ध्यान से सुनो, कब तक, जब तक के, अब जो बोल रहा एकदम पते की बात है, कब तक ये भरेगा या कब तक ये इंक्रीज होगा, जब तक के एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसका प्रेशर इक्वल ना हो जाए। समझ में आया, एटमॉस्फेयर उसको रोकेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको रोकेगा। तो अब पास्कल लॉ क्या बोलता है, जो प्रेशर यहाँ है वो प्रेशर सब जगह है, इसका मतलब वो प्रेशर यहाँ पर भी आएगा और तब जाकर वो कोई एक पर्टिकुलर जगह पर रुकेगा। बोला समझा, यहाँ पर पास्कल वर्ड दिया ही नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को कि क्योंकि पास्कल लॉ इसमें एप्लीकेबल है, ये बुक में नहीं बोला गया है, इसलिए बोला था ध्यान दो। समझा, ये मेन था, ये मेन था, अगर ये समझ गया आगे का बचकाना है, चार आना भी नहीं है। समझ गया, हाँ सेटअप, ये टैंक लिए या जो भी कंटेनर लिए, इसमें मर्क्यूरी पूरा नहीं भरे, खाली रखे, क्योंकि अभी भरने वाला था थोड़ा सा, इसके लिए खाली रखे। 1 मीटर वाली ट्यूब लिए, उसके अंदर पूरा मर्क्यूरी डाले को, यानी ये बंद करके उसको ऐसा रखे, ठीक है, ऐसा कि बेस पे, इस कंटेनर के बेस पे इसका माउथ लगे नहीं, थोड़ा सा गैप रखे, और इसको डिप कर दिया अंदर। समझ में आया, और स्टैंड से उसको छोड़ दिए। आप आहिस्ते आहिस्ते ऑब्जर्व करोगे कि ये जो लेवल है मर्क्यूरी का आहिस्ते आहिस्ते नीचे आएगा। रीज़न ये है कि भाई इस एरिया के मर्क्यूरी पे, ये मर्क्यूरी कॉलम का वेट ज़्यादा है, मर्क्यूरी कॉलम, तो क्या हो जाएगा, वो नीचे उतरने लगेगा।
नीचे उतरने लगेगा इन एनी डायरेक्शन, तो यहाँ पर मर्क्यूरी का लेवल बढ़ेगा। समझ में आया? कब तक बढ़ेगा? जब तक कि एटमॉस्फेरिक का फोर्स या प्रेशर इसके प्रेशर को बैलेंस ना कर दे। और जैसे ही बैलेंस हो गया, अब उसके बाद जो मर्क्यूरी का लेवल रहेगा दैट विल बी द फाइनल वन। इतना समझ गया? अब यहाँ पर ये जो गैप क्रिएट हुआ ये है वैक्यूम। ये क्या है? वैक्यूम है, WM ऐसा कुछ तो भी है, वैक्यूम है। समझ में आया क्यों वैक्यूम है? देखो वैक्यूम किसको बोलते हैं, अपन ने 1 या 2 पेज पहले वाले इसमें पढ़े थे जब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ रहे थे कि वैक्यूम किसको बोलते हैं, जहाँ पर एकदम रियल वैक्यूम किसको बोलते हैं, रियल वैक्यूम, जहाँ पर कोई आयन, कोई मॉलिक्यूल या कोई एटम ना हो। हमने पहले ही बोले थे जब मर्क्यूरी में टेस्ट ट्यूब में मर्क्यूरी डाले थे, मैं पहले ही बोला था इसमें कोई हवा है क्या, नहीं है। और जब हम लोगों ने उल्टा करे, ये तो प्रेशर से नीचे आ रहा है तो कोई गैप क्रिएट हुआ। अगर ये प्लास्टिक का होता ना टेस्ट ट्यूब तो ये चपटा हो जाता, अगर कमज़ोर प्लास्टिक का होता तो श्रिंक हो जाता था, मगर ये कांच का, इसके लिए वो हुआ नहीं। तो यहाँ पर याद रखो क्या क्रिएट हुआ, वैक्यूम क्रिएट हुआ। वैक्यूम क्यों क्रिएट हुआ? अब ये बुक में आपके लिखा है क्योंकि देयर इज नो आयंस और एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट अबव दिस लेवल। ये सेटअप किसने किया था? टॉरिसिलिस ने किया था। एक साइंटिस्ट है, उसका नाम क्या है, टॉरिसिलिस ऐसा कुछ नाम है। तो वो टॉरिसिलिस के नाम से बोला गया है कि ये टॉरिसिलिस वैक्यूम है। बोलो समझा? ये वैक्यूम क्या है? टॉरिसिलिस वैक्यूम। कोई है जो एडजस्ट कर रहा है? सब ठीक, सब ठीक, इतना समझा? अब आप बोलेंगे सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चलो ठीक है, हो गया, समझ तो आ गया कि ये सेटअप कैसा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा क्रिएट या नापते हैं वो देखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर एक स्केल रखी रहती है, ठीक है, और बाद में तो ऐसा ही टेस्ट ट्यूब बना के इसी के ऊपर रीडिंग थी, जो शुरुआत 100 से होती है और नीचे 0 तक जाती है। समझ में आ गया? अब देखो क्या हो जाता है, मैं एकदम इंशाल्लाह आसानी से समझ में आएगा। अब देखो क्या हो जाता है, सपोज करो इसी के ऊपर रीडिंग है टेस्ट ट्यूब पे, ठीक है। अब देखो क्या हो जाता है, आपको जानना है कि टॉरिसिलिस सर ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ किए थे। तो देखो उन्होंने क्या किए, 3 पॉइंट कंसिडर किए। एक पॉइंट था ए, जो यहाँ था जस्ट वैक्यूम के नीचे वाला पॉइंट। एक था ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में था, ये पॉइंट सी, और एक पॉइंट है ये इनसाइड द वैक्यूम बट हाँ इन लेवल, वही बोलने नहीं आ रहा था इन लेवल ऑफ सी, वो है बी। तो ए बी सी, ये सी को नहीं भी कंसीडर करे चलेगा, ए बी सी, ये 3 पॉइंट उन्होंने कंसीडर किए। अब क्यों कंसीडर किए उसको समझेंगे, ठीक। अगर यानी यहाँ पर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा है तभी तो ये रुका है, तो यहाँ का जो प्रेशर है उसको बोलेंगे पी सी। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, यहाँ रहेगा पी बी, और यहाँ पर कुछ प्रेशर होगा अगर, तो ये क्या है पी ए। कहानी में ट्विस्ट, पी ए इज इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज अबव दिस लेयर ऑफ ए पॉइंट पे जो लेयर है उसके ऊपर ना मॉलिक्यूल है, ना आयन है, ना एटम्स है, तो वो प्रेशर तो कोई मारने को है ही नहीं, दैट इज अ वैक्यूम। तो प्रेशर एट पॉइंट ए इज 0। इतना समझा? पॉइंट प्रेशर सी इज इक्वल टू प्रेशर ओ, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है किसके वजह से क्रिएट हो रहा है, तभी तो रुका वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सब सही, सब सही। कहानी में ट्विस्ट, पी सी इज इक्वल टू पी बी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़े हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ एनी लिक्विड, अगर यहाँ पर 10 पास्कल का प्रेशर है, हर जगह पर कोई भी पॉइंट ले लो 10 पास्कल, भले ही वो टेस्ट ट्यूब के अंदर हो मगर इंटरकनेक्टेड है वो एक दूसरे से, तो इसके ऊपर जो प्रेशर आएगा, समझ में आया? सब एक ही लाइन में है, तो पी सी इज इक्वल टू पी बी। इतना समझा? डाउट है तो पूछो। अगर मैं ये पूरी तरह से यहाँ टच कर देता तो मैं बोल सकता कि भाई ये प्रेशर में शायद डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये इंटरकनेक्टेड है। तो पास्कल ने क्या बोला है, जो भी प्रेशर देंगे वो हर लेयर पे इक्वली चला जाएगा और हॉरिजॉन्टल वर्टिकली इक्वली चला जाएगा, और हॉरिजॉन्टल के ऊपर सारा जो प्रेशर रहेगा हर मॉलिक्यूल पे इक्वल एंड सेम पड़ेगा। तो उस लिहाज से पी सी इज इक्वल टू पी बी। बोलो समझा?
मैं प्रेशर के डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेशर के बोलते हैं ना मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, कितना प्रेशर पड़ रहा है। समझ में आया? तो इसलिए तो बोला था 10 पास्कल अगर इस पे पड़ा है तो हर लाइन पर टिल ये एंड से ये एंड तक 10 पास्कल ही रहेगा फॉर दैट लेयर, फॉर दैट पर्टिकुलर लेयर। इतना समझा? उस बेसिस पे PC इज इक्वल टू PB हो गया। अब हम लोगों ने जब एब्सोल्यूट प्रेशर का, देखो हम लोगों ने पढ़े थे कि पानी के अंदर एक इमेजिनरी सिलेंडर डाल दिए और पॉइंट A, पॉइंट P1 P2 ऐसा कुछ कंसीडर किए थे, याद है? अरे पानी के अंदर था ये, बराबर है। तो उसका फॉर्मूला हमको क्या मिला था? नीचे वाला पॉइंट डेट इज P2 इज इक्वल टू ऊपर वाला पॉइंट डेट इज P1 प्लस रो GH। देखो यही फॉर्मूला मिला था अपने को। उस लिहाज से अगर मैं ये वाला फॉर्मूला इधर पे अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा? देखो इधर पे अप्लाई करूं, इधर पे अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा? PB इज इक्वल टू PA प्लस रो GH, where rho is a density of this mercury, G is a gravitational force due to weight of the mercury and H is a height, ये जो A और B वाली, ठीक है? इतना समझा? इतना समझा? अब A क्या है? तो PB क्या हो जाएगा? 0 प्लस रो GH इज इक्वल टू GH, होगा कि नहीं होगा? लेकिन PB क्या है? रो GH, लेकिन PC क्या है? बस। तो इस तरीके से जाने दो इस तरीके से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द नोन डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी, ग्रेविटी 9.8 या 10 ले सकते हैं। अब कितने डिफरेंस तक का वो नीचे आया, ये डिफरेंस, ये हाइट चेंज होंगी डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन। अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर कंसिडर करूँ थोड़ा कम आएगा, बाहर थोड़ा ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि वो खुला है, यहाँ पर कॉम्पैक्ट है, थोड़ी दीवारें वगैरह छत है, तो यहाँ पर कम आएगा अगर पंखा बंद करूँ तो। कुछ समझ में आया? तो ये हाइट मैटर करेगी क्योंकि मर्क्यूरी की डेंसिटी तो सेम ही रहेगी। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए तो प्रेशर समझ में आ गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग इस तरीके से नापते हैं, ऐसा टॉरिसिलिस सर ने बोले। अच्छा, ये सब समझ गया, ये सब समझ गया, पक्का समझा? ये फॉर्मूला समझा? ये अपन ने एब्सोल्यूट प्रेशर के टाइम पे लिए थे कि नीचे वाला पॉइंट इज इक्वल टू ऊपर वाला पॉइंट प्लस रो GH, उसका प्रूफ है अपने पास, है ना? ये हो गया। उस बेसिस पे अगर ये फॉर्मूला मैं इधर के सिचुएशन पे अप्लाई करूं तो नीचे का पॉइंट कौन है? PB, ऊपर का पॉइंट कौन है? PA प्लस रो GH, वेर रो इज अ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यहाँ पर लिक्विड कौन है? मर्क्यूरी। G इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स और H क्या है? हाइट ऑफ अ कॉलम ऑफ दैट लिक्विड। समझ में आ गया? तो ये अपन ने लिए, लेकिन हमारे इस सिचुएशन के हिसाब से PA के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू 0, तो मैंने 0 ले लिया। 0 ले लिया तो उसको मैंने पुट ही नहीं किया, तो PB इज इक्वल टू रो GH हो गया। लेकिन PB इज इक्वल टू PC, तो मैंने PC ले लिया, लेकिन PC इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए मैंने PO। समझ में आ गया? अरे बाबा, PO मतलब क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को PO से कन्वर्ट या डिनोट करते हैं, ठीक है? तो C जो है ये, इसके ऊपर कौन सा प्रेशर पड़ रहा है? तो इसीलिए अब मैंने तुम लोग को क्या बोला, ये लेयर कब रुका, इसीलिए मैं बोला ना ये एक्सप्लेनेशन बुक में नहीं है कि इसको उल्टा करने के बाद क्या हो रहा है। खाली बोला गया इसको उल्टा करने के बाद एक गैप क्रिएट हो रहा है जो वैक्यूम है, इस वैक्यूम का नाम टॉरिसिलिस है, यहाँ से आपकी बुक में दिया है, मगर कैसे क्रिएट हो रहा है नहीं बोला है। तो वही मैं बोल रहा था कि जैसे नीचे करते हैं इस छोटे से लेयर पे इस बड़े से लेयर का क्या पड़ता है? प्रेशर क्रिएट होता है, जिस वजह से लिक्विड थोड़ा बाहर आना शुरू होता है इन एनी डायरेक्शन। इसका नतीजा ये होता है कि लिक्विड यहाँ पर बढ़ रहा है मर्क्यूरी, मगर कब तक बढ़ेगा? जब तक ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको ओपोज करके रोक ना ले। इसका मतलब साफ जाहिर है कि C के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, तो PC इज इक्वल टू PO भी ले सकते हैं। अच्छा हाँ, इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर बोला है इस टेस्ट ट्यूब का, वो मैंने नहीं बोला था। देखो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गया ना, मुबारक हो, 80% आपको आगे का समझ गया। ओपन ट्यूब मैनोमीटर आराम से समझ गया। हटा दूँ? ऊपर आ जाओ।
अभी दूसरा देखो क्या हो जाता है, ओपन ट्यूब। क्यों? क्योंकि इसका एक एंड ओपन है। देखो इसमें क्या हो जाता है, पहले इससे, अच्छा चलो भाई, अभी ये गरीब वाला ट्यूब है, एक आए का है छुप गया, हाँ ठीक है ठीक है। किडनी, अभी जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रग रग में जो है ना बायो बसा है, ठीक है, तो किडनी बन जाती है। वो कंस्ट्रक्शन वेल्डर को बुला के यहाँ से ज्वाइन करवाया। हाँ अभी जरा यहाँ पर ध्यान दो, हाँ गरीबी है रे वो, यहाँ नीचे है और यहाँ ऊपर है, बराबर है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ फिर से बुक में नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर मैं एक डायमीटर का पाइप लूँ, सेम डायमीटर का पाइप लूँ, ये एंड का भी डायमीटर सेम, ये एंड, इन शॉर्ट पूरा डायमीटर सेम, ठीक है, और दोनों को अगर इक्वल हाइट पे रखूँ, एक ही पाइप है, खाली उसको घुमाकर, एक ही पाइप है, खाली उसको घुमाकर यू शेप दे दिया, हिला गया, हिल गया, हाँ हिला हिला, खैर, तो एक ही पाइप है और उसको सेम, यानी दोनों एंड ऐसा रखा, और अगर मैंने किसी एक एंड से पानी डाला, दोनों एंड ओपन है, पानी डाला, कुछ भी कर लो, वो दोनों इक्वल लेवल में ही रहेंगे। हाँ ओपन है, और दोनों को मैंने सेम हाइट पे रखा, बीच में ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं किया, तो दोनों में पानी इक्वल जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी डाल के रुक गया मैं, तो देखा कि दोनों जगह पर पानी सेम आएगा। क्यों? क्योंकि ये पाइप में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर भी पड़ रहा है, तो दोनों को बैलेंस करता है। समझ में आया? लेकिन सपोज करो यहाँ पर मैंने अलग गैस लिया और यहाँ पर छोड़ दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में, इस गैस का प्रेशर इससे अलग रहेगा, इसीलिए देयर विल बी नो इक्वालिटी इन द रेंज या फिर लेवल ऑफ। समझ में आ गया? ये बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसके लिए बोला। नहीं तो तुम लोग सोच रहे होगे कि सर पानी जो है इक्वली रहता है ज़्यादातर, पहले तुम लोग सोचे नहीं, लेकिन अगर सोचेंगे तो ये आ सकता है दिमाग में कि ऐसा होता है। तुम लोग समझे? मेरे ख्याल से इसको डी बोला है, इसको ए बोला होगा, इसको बी और इसको सी बोला सही कि नहीं? ABCD बचपन की बातें अभी याद है। हाँ इतना हो गया। हाँ अभी ज़रा ध्यान से सुनो, अननोन गैस है, अपने को नहीं मानो, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। और इसके अंदर ये बोलता है या तो वाटर ले लो या केरोसिन ले लो या कोई ऑयल ले लो, आपके बुक में लिखा है केरोसिन, हाँ केरोसिन ले लो या फिर ऑयल ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, लो डेंसिटी वाला ले लो। अरे मर्क्यूरी का तुम लोगों ने बोले नहीं कि मर्क्यूरी के डेंसिटी का क्या करने का था, बोले भी नहीं तुम लोगों ने। देखो सुनो, ध्यान से सुनो, डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। समझ में आया? जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतना कम हाइट का आपको ट्यूब लेना पड़ेगा, यानी 1 मीटर। अगर मैं पानी लेता, उसकी डेंसिटी कम होती, तो पानी को अगर मैं मतलब क्या वो मर्क्यूरी बैरोमीटर के हिसाब से अगर पानी को यूज़ करूँ, मर्क्यूरी बैरोमीटर में अगर पानी को यूज़ करूँ, तो ध्यान से सुनो, वो जो 1 मीटर की मैंने लिया था ना, उसको और 3, 4 या 5 मीटर की लेनी पड़ती थी, जिसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि ज़ेबा जैसे 2-2 आदमी 3-3 आदमी लगे होते हैं उसको उल्टा करने में। कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ अबे लंबी चीज़ को कैसा करेंगे बे? उल्टा कैसा करेंगे? उल्टा इन्वर्टेड। क्या छोड़ जान दो यार, तुम लोग सुनो, इतना लेवल ही नहीं है, छोड़ो समझ। चलो अच्छा, मर्क्यूरी बैरोमीटर में मर्क्यूरी ही क्यों लिए, ऐसा 1 या 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, as the density of mercury, as density of any liquid is inversely proportional to the height, hence in the use of mercury barometer we require 1 ml of test tube. If instead of mercury we would have used water or any other liquid, उस टाइम पे हमको ये टेस्ट ट्यूब बहुत लंबी लेनी पड़ती थी। समझ में आया? आ जाओ बैक टू द टॉपिक। तो ये क्या, ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर। अभी इसके अंदर देखो क्या हो जाता है,
ये कंस्ट्रक्शन समझा। इसके अंदर कौन सा लिक्विड है, कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, केरोसिन या ऑयल भी हो सकता है। इसके अंदर जो गैस है वो अननोन है, मगर इतना कंफर्म है कि एटमॉस्फेरिक गैस से अलग है, यानी एटमॉस्फेयर से अलग है। एटमॉस्फेयर में मिक्स्ड कोई भी गैस में से एक गैस हो सकती है वो, लेकिन एटमॉस्फेयर में कैसा खिचड़ा है, वेरियस गैसेस का मिक्सचर है, मगर यहाँ पर कुछ एक अलग गैस लिया गया। अब हमको जानना है कि एटमॉस्फेरिक गैस से ये गैस कैसा अलग है। तो देखो ज़रा ध्यान से सुनो, ऐसा हम लोग ले लेंगे और क्या करेंगे। अच्छा एक और चीज़ बोलूँ आप लोगों को, अगर आपको सपोज करो नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से मेजर करना है तो याद रखो, ज़रा ध्यान से सुनो, अब ओपन ट्यूब नहीं रख सकते, यहाँ पर भी एक किडनी लगानी पड़ेगी और वो किडनी में ये वाला हाइड्रोजन रहेगा। कुछ समझा? हाँ अच्छा, तो यह कैसा नहीं समझ रहे? अच्छा ठीक है, तो आप समझ जाते हैं और आसान। अच्छा, तो ये है, यहाँ पर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मेजर करना चाह रहे हैं, इतना समझा। सेम रूल जो मर्क्यूरी बैरोमीटर में था, सेम रूल। देखो प्रेशर यहाँ पर जो होगा वो PA होगा, इसका मतलब मैं P0 ले सकता, बोलो क्योंकि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। PB यहाँ पर जो प्रेशर रहेगा PB, इसको मैं PC ले सकता, बोलो सही है। अब यहाँ पर जो प्रेशर पड़ रहा है इसका नाम है PC, बोलो सही है कि नहीं? बस अभी रुक जाओ, बोलो समझा, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर के हिसाब से नीचे वाला पॉइंट इज इक्वल टू ऊपर वाला पॉइंट प्लस ρGH। ठीक है, अभी देखो A क्या है, PO, B क्या है, हाँ PB क्या है, इज इक्वल टू PC है ना, प्लस ρGH। ये प्रेशर किसका है, इस गैस का है। ये प्रेशर किसका है, एटमॉस्फेयर का है। दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, PC माइनस PO इज इक्वल टू ρGH। खत्म, गेम ओवर। अरे समझा? अभी जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, पेज नंबर 33 पर रिमेंबर दिस, लेफ्ट हैंड साइड में देखो कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स दिया हुआ है कि P लिखा हुआ है और ATM मतलब अपना कार्ड वाला ATM नहीं है, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 है ना, 76 क्या है, सेंटीमीटर। ज़रा ध्यान से सुनो, अगर ये इसका बोलने का मतलब क्या है, अगर ये टेस्ट ट्यूब को सेंटीमीटर वाइज अगर हम लोग इसकी रीडिंग रखें, जहाँ पर 100 ऊपर रहेगा और नीचे 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 आएगा तो 0 हो जाएगा। अगर हम लोग ऐसा रखेंगे तो समझ जाओ कि नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर मर्क्यूरी को कितना गिराता है, 100 से 76 तक गिराता है। अब समझा कि नहीं समझा? अरे नहीं समझा, चेहरा बता रहा है, तुम लोग को समझा नहीं समझा? देखो ये टेस्ट ट्यूब है, उल्टा रखा हूँ मैंने, उल्टा। यहाँ पर पहला जो है रीडिंग, उल्टी रीडिंग, यानी अगर मैं टेस्ट ट्यूब को ऐसा रखूँ तो 100 यहाँ पर आएगा, इसको उल्टा किया तो 100 यहाँ पर आ गया, समझ में? यहाँ कहीं 76 होगा सपोज। जब मैं उसको इन्वर्ट करूँगा ऐसा करके, हाँ वैक्यूम क्रिएट होगा, तो वो जो पॉइंट A आया था ना वो यहाँ पर आएगा। नॉर्मल ऑन एन एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 76 तक मर्क्यूरी नीचे आएगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये रीडिंग विल बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अराउंड यू। अब समझा? अब इसको अगर मैं मिलीमीटर में ले लूँ तो देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 10 मिलीमीटर। अगर मैं ये टेस्ट ट्यूब मिलीमीटर के हिसाब से करूँ तो 0 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। Hg मतलब क्या, मर्क्यूरी का यूज़ किए इसलिए mm ऑफ Hg। आपको पता होगा BP भी जो वो डॉक्टर ऐसा करके वो जो करता है तो मर्क्यूरी ऊपर जाती है सिल्वर कलर की, है ना। तो हमारी जो रीडिंग BP की आती है ना वो भी mm ऑफ Hg आती है, वो मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं। समझ आया? तो 760 mm ऑफ Hg रहेगा। और ये बोलता है कि 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm। 1 टॉर मतलब क्या, टॉरिसिलिस। तो टॉरिसिलिस का 1 टॉरिसिलिस इज इक्वल टू नथिंग बट, यानी उन्होंने mm में लिए थे इसको, तो mm में लेंगे तो क्या आएगा, 1 टॉर इज इक्वल टू 760 टॉर। समझ में आया? ऑफ Hg। कुछ समझा? अरे टॉर इज नथिंग बट मिलीमीटर। टॉर सर ने अपनी जो पहली स्केल बनाए थे, यानी ये जो नापने के लिए
कौन सा, मर्क्यूरी बैरोमीटर, तो उस टाइम पे उन्होंने मिलीमीटर का इस्तेमाल किए थे, बस और कुछ नहीं। अभी आता है सरफेस टेंशन, पेज नंबर 33 2.4 सरफेस टेंशन। देखो सरफेस मतलब क्या, इस बोर्ड का सरफेस ये है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली ये है, पीछे का भी एक है जो दीवार के फेसिंग है ना, इसका सरफेस ये है वर्टिकली, ये है, ये है, ये है हमारा सरफेस है ना, सरफेस। समझ में आया। टेंशन टू स्ट्रेच यानी कि अगर मैं इसको पकड़ूं इधर से, इसको पकड़ूं इधर से, दोनों भी फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन पे, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, इस एरिया में टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन का मतलब होता है टू स्ट्रेच, सही है स्पेलिंग, समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, टू स्ट्रेच, टेंशन का मतलब टू स्ट्रेच, यानी कि सरफेस ऑफ लिक्विड पर भी क्या होता है, एक खिंचाव क्रिएट होता है, एक टेंशन क्रिएट होता है, जिसको सरफेस टेंशन कहते हैं। अब ये खिंचाव क्यों क्रिएट होता है या कैसे क्रिएट होता है उसको समझेंगे, ठीक है। उससे पहले पहले पैराग्राफ में उसने बोला है कि सरफेस टेंशन के वजह से आप चाहे ब्लेड को पानी के सरफेस पे रखो, वो डूबेगा नहीं, आहिस्ते से वो डूबेगा नहीं। फिर उसके बाद आप चाहे नीडल को ग्रीस लगाकर, हाँ वेरी गुड, वो भी है, सुनो, उसको लगा कर रखो, वो नहीं डूबेगा। फिर उसके बाद बारीक बारीक जो कीड़े होते हैं हल्के फुल्के, उसमें बोला है वाटर स्पाइडर, ऐसा बोला है, तो ये सब नहीं डूबते ड्यू टू सरफेस टेंशन। समझ में आया, क्योंकि वो जो खिंचाव क्रिएट होता है पानी के सरफेस पे, वो खिंचाव की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़े रखते हैं, कोशिश करते हैं कि वो जल्दी ये मॉलिक्यूल को, मतलब ये दोनों के बीच में के बॉन्ड को ब्रेक ना होने दे, या दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक ना होने दे। समझ में आया। टू सर्टन लेवल दे आर अबाउट टू, मतलब नहीं क्या, एबल टू सक्सीड इन, समझ में आया, यानी वो टूटता नहीं है, समझ में आया। अब सरफेस टेंशन क्रिएट कैसे होता है उसको समझने से पहले आपको दो फोर्सेस के बारे में समझना होगा, ठीक है। देखो मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ सरफेस टेंशन, मॉलिक्यूलर मतलब क्या, मॉलिक्यूल के लेवल तक जाएंगे, जैसा मैं बोलूँगा हाइड्रोजन एंड वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूलर लेवल तक का, तो वैसा बोला जा रहा है। तो देखो मॉलिक्यूलर लेवल तक अगर हम लोगों को सरफेस टेंशन को समझना है तो दो फोर्सेस के बारे में समझना होगा, एक होता है ये फोर्स के बारे में समझना होगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इसमें दो टाइप है, एक होता है कोहेसिव फोर्स, एक होता है अधेसिव फोर्स, ठीक है। को का मतलब क्या, मिलकर, साथ में, को, समझ में आया। को पार्टनर यानी कि हीरो एंड होंडा, ये दोनों भी को पार्टनर थे, तो हीरो होंडा की बाइक आती थी, अभी दोनों अलग हो गए तो हीरो की बाइक आ रही है, खाली हीरोइन की कब आएंगी, तो समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें लड़के वो इंतजार करें, तो ये सारी चीज़ें होता है, समझ में आया। तो को का मतलब क्या होता है, साथ में, टूगेदर। अदेशन, यहाँ टू सिमिलर, टू और मोर सिमिलर, सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो क्या रहेगा, कोहेसिव फोर्स। और अधेसिव फोर्स जो होता है, टू बोल के दो लिखा, टू डिफरेंट मटेरियल्स के बीच में, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रहेगा। तो हम लोग समझ रहे हैं क्या, सरफेस टेंशन को समझने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझना ज़रूरी है। उसमें भी दो टाइप है, एक कोहेसिव, दूसरा अधेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स में क्या हो जाता है, सिमिलर, समझ में आया, सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल एक दूसरे के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखेंगे और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपने तरफ। अधेशन में क्या हो जाएगा, अधेशन फोर्स या अधेसिव फोर्स में क्या हो जाएगा, टू डिफरेंट। अगर मैं चौक से बोर्ड पर लिखता हूँ, बोर्ड का सरफेस अलग है, मटेरियल अलग है, चौक का मटेरियल अलग है, डस्ट जैसा है, लेकिन ये दोनों चिपके रहे क्या, नहीं, तो ये कौन सा हो गया, अधेसिव फोर्स। समझ में आ गया। अब मैं जब पानी फेंक रहा हूँ
पानी से टक 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 टूट टूट के नहीं गिर रहा, कंटिन्यूसली गिर रहा है। तो ये जो एक लाइन बनी है पानी की, कंटिन्यूस लाइन, ये किस वजह से बनी है? कोहेसिव फोर्स। अरे समझा? अभी ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझा? कौन है जिसको नहीं समझा? बॉयज बॉयज, सर सर सर, ए उठा उठा, अरे हाँ बोलो, समझा? हाँ अभी देखो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, जरा ध्यान से सुनो। ये है क्या? बोलो रे, कंटेनर। ये क्या है? अरे कोई ना कोई लिक्विड। चलो वाटर पकड़ लो, मतलब वाटर को पकड़ नहीं सकते, वाटर समझो। इतना हो गया? अरे हो गया ना? ज़रा ध्यान से सुनो। ये वाटर मॉलिक्यूल से बना है। सपोज करो, अब मॉलिक्यूल इतना बड़ा नहीं दिखता लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है? अब मेरे को एक बात बोलो, उसको छोड़ दो। ये है मैग्नेट, ये है क्या? मैग्नेट, ठीक है? मैंने सपोज करो एक लोखंड की चीज़ यहाँ रखा, अट्रैक्ट होगा। देखो नेचर में मैग्नेट कभी भी मेटल को अट्रैक्ट करता है और चप करके चिपक जाता है, बराबर है? वो अट्रैक्ट होगा। देखो ये इतना छोटा है, बराबर है? ये क्या है? ये जो मैं बना रहा हूँ ये इसकी रेंज है। ये क्या है? ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड की रेंज है। मैं अगर मेटल को यहाँ पर भी रखूँ, अट्रैक्ट होगा? नहीं होएगा। यहाँ रखूँ, अट्रैक्ट होएगा? नहीं होएगा। मगर अपन क्या वैसा बोलते ना अपन इंसान, अरे थोड़ा 19 भी चलता रहे, लेकिन नहीं चलता नेचर में। समझ में आया? यहाँ रखूँ, चिपकेगा? यस, देयर इज क्या? वो चिपकेगा ही। बोले समझा? बस हर एक मॉलिक्यूल की अपनी एक रेंज होती है। समझ में आया? टू अट्रैक्ट द अदर मॉलिक्यूल। अगर मैं कोहेसिव की बात कर रहा हूँ या अधेसिव की, हर एक की अपनी एक रेंज होती है। अगर दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर है, वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, उसके साथ कोहेसिव फोर्स नहीं बना पाएगा। अब समझ में आया? तो वो इस रेंज में होना चाहिए। इस रेंज को बोलेंगे क्या? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। खत्म। ये एक मॉलिक्यूल है लिक्विड का, इसके अंदर दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने की एक ताकत है, मगर उस ताकत की अपनी एक सर्टन रेंज है। वो रेंज अगर हम लोग इसको सर्कुलर फॉर्म में देखें तो वो एक रेडियस की तरह बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। तो वो इस रेडियस के हद में जो भी मॉलिक्यूल आएगा उसके बीच में इंटरेक्शन कर सकता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रख सकता है। लेकिन इस रेंज के बाहर आ गया, देयर विल बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। बोलो समझा? तो ये होता है क्या? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। अरे समझा? देखो ये बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मतलब क्या? यानी कि 1/9 0 डाल दो तो हो जाएगा क्या? इतना कम रेंज रहता है। माइनस मतलब क्या? अपॉन में। और अपॉन में मतलब क्या? बहुत कम है। मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो बहुत कम है। तुम लोग को समझ में आ रहा है? तो याद रखो प्लीज़, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ठीक है? कि भाई एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रेंज है वो कितना होता है? तो 10⁻⁹ नैनोमीटर, या सॉरी 10⁻⁹ मीटर। समझ में आया? इतना बोला गया है। और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, वही होता है। इतना समझा आप लोगों को? तो इतना कम उसका डायमीटर होता है। अब जरा ध्यान से सुनो, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज नथिंग बट रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स ही है। बस मॉलिक्यूलर फोर्स का हम लोगों ने रेंज बताए थे। अगर ये रेंज को मैं हर डायरेक्शन में अगर कंसीडर करता हूँ, हर डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा? इट इज एज गुड एज फॉर्मिंग अ सर्कल, स्फीयर। हो गया? समझ में आया? अरे समझा कि नहीं समझा? जो मॉलिक्यूलर रेंज जो चारों दिशा में या हर दिशा में, हर डायरेक्शन में जो मॉलिक्यूलर रेंज हम लोग अगर कंसीडर करेंगे तो वी नीड टू कंसीडर कि वो एक स्फीयर बना रहा है। उस स्फीयर को हम लोग क्या बोलेंगे? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अगर आपको देखना है तो सेकेंड लाइन पढ़ लो। चलो शुरू से पढ़ते हैं। एन इमेजिनरी स्फीयर विथ अ मॉलिक्यूल एट इट्स सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज। जो रेडियस रहेगा वो मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल रहेगा। तो ऐसा स्फीयर जो वेरियस
रेडियस को मिला मिला कर एक स्फीयर बनाएंगे, उस स्फीयर का क्या नाम रहेगा? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अरे समझा? अच्छे इंसान के साथ बैठेंगे तो आप उससे इन्फ्लुएंस होंगे, मगर आप उसकी रेंज में नहीं रहेंगे तो बुरे लोगों के साथ इन्फ्लुएंस होंगे, तो उसकी रेंज में आना ज़रूरी है। बस ऐसा ही है, समझ में आ गया? हटा दूँ। अब आता है क्या? सरफेस फिल्म। वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ यहाँ पर ज़रूर आपका कन्फ्यूजन होने वाला है, थोड़ा ध्यान दो, कन्फ्यूजन होने वाला है। स्टार्ट देखो, हाँ ज़रा ध्यान से सुनो। दो मॉलिक्यूल्स मैं कंसिडर कर रहा हूँ, एक ये मॉलिक्यूल है और हाँ यहाँ एक ये मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल का रेंज क्या है? ये है। या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? वो ये है। बोलो समझा? देखो याद रखो, ये पूरा गोल मॉलिक्यूल नहीं है, बीच का डॉट मॉलिक्यूल है और वो उसकी हद है। हाँ समझ में आया? इसके लिए डॉट बनाया मैंने। इसका जो है रेंज जो है, ज़रा ध्यान से सुनो, मेरे को खाली बोलने का मतलब क्या है कि 50% ये पानी के कांटेक्ट में है और 50% ये एयर के कांटेक्ट में है। हाँ ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 50% से ज़्यादा ये पानी के कांटेक्ट में है सपोज, और 25% ये एयर के कांटेक्ट में है। ध्यान से सुनो, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सरफेस फिल्म। ध्यान से सुनो, सरफेस फिल्म उसी मॉलिक्यूल से बनता है जो 50% ऊपर 50% नीचे है। कुछ समझ में आया? जो पूरी तरह से अंदर है वो तो बना ही नहीं रहा है, चाहे फिर वो इधर क्यों ना बना रहा हो, थोड़ा भी बाहर है तो क्या वो सरफेस फिल्म बनाएगा? नहीं बनाएगा। 50% बाहर, 50% एग्जैक्टली 50% अंदर। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेंज रहेगा यानी कि रेडियस रहेगा, इस लेवल को बोलेंगे क्या? इस थिकनेस को बोलेंगे क्या? सरफेस फिल्म। बोलो समझा? समझा? यहाँ पर 25%, अरे 25 क्या, कुछ भी रखो, अगर 50 से नीचे है, बाहर का कांटेक्ट 50 से नीचे है, वो सरफेस फिल्म कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तुम लोग को समझ में आ रहा है? फिल्म मतलब समझा? यानी कि सरफेस, समझ आया? सरफेस हाँ, फिल्म यानी जैसे कि कुछ होता है DDL से। अच्छा थिकनेस ले लो, फिल्म का मतलब होता है थिकनेस। तो सरफेस फिल्म आपको समझा? एकदम इजी है। सरफेस फिल्म मतलब क्या? पानी का वो मॉलिक्यूल जिसका 50% पार्ट बाहर है और 50% पार्ट पानी के कांटेक्ट में है, वो ही रेंज जो बनाएगा वो रेंज रहेगी क्या? सरफेस फिल्म रहेगी। समझ में आया? ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, लेकिन फ़र्क है, ये 50% नहीं है तो ये नहीं है, ये सरफेस फिल्म को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इसका पैसा नहीं लिया जाएगा कंट्रीब्यूशन में। समझ में आया? इन लोगों का ही पैसा लिया जाएगा। बोले समझा? इसके बाद आता है ई वाला, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। एकदम इजी। ये देखो सुनो, ये जो दहलीज है ना, दहलीज बोलते हैं ना, ये क्या है? ये है क्या? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। सपोज करो हम लोग पानी के अंदर है तो ये हमारा कंटेनर का हद है। समझ में आया? उसके बाहर एटमॉस्फेयर है, तो वो जो हद है उसी को बोलेंगे बस। ठीक है? समझ में आया? पानी यहाँ तक भरा है, बस यही है क्या? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। लेकिन लिक्विड का वो सरफेस जो पानी के और एटमॉस्फेरिक यानी कि एयर के बीच का इंटरमीडिएट है। देखो इंटरफेस बोला गया, इंटरफेस। समझ गया? अरे समझ गया? उसके ऊपर शेयर स्ट्रेस नहीं रहेगा ऐसा बोल रहा है, उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है। मगर ध्यान से सुनो, एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी एज कंपेयर टू लिक्विड डेंसिटी कम होती है। इसके मुकाबले ये वाले मॉलिक्यूल्स के स्ट्रेस को हम लोग क्या नेग्लिजिबल कर सकते हैं, इसलिए बोला गया कि इस सरफेस के ऊपर शेयर स्ट्रेस नहीं है। तो ये लाइन जहाँ पर पानी खत्म हो रहा है भरकर, सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब यहाँ पर ध्यान दो, सरफेस टेंशन को एक्चुअल वे में बताया जा रहा है, प्लीज़ अब यहाँ पर ध्यान देना ज़रूरी है। अब देखो क्या हो जाता है। 3 मॉलिक्यूल्स आपके बुक में बताया, पेज नंबर 34 2.15 का, मैं तीनों भी बना देता हूँ। अभी समझा? ये 3 है, इसका नाम A है,
इसका नाम बी है शायद, है ना, इसका नाम सी है, क्योंकि लेबलिंग वही होना चाहिए, तो तुम लोग सारे तारे ज़मीन पे हो जाएंगे। हाँ, अभी देखो, अब मुझे बोलो फिल्म कहाँ पर है, कि जो लेयर है ये दोनों भी, समझ में आया? अभी ज़रा ध्यान से सुनो, तीनों मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हुए समझेंगे कि मॉलिक्यूलर लेवल पे सरफेस टेंशन कैसा क्रिएट होता है। अब जो बोलने जा रहा हूँ कुछ बातें बुक में नहीं है, जरा एडवर्टाइज बुक में नहीं है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना ज़रूरी है। हाँ, ज़रा ध्यान दीजिए। पहला ए को कंसिडर करते हैं। ये जो मॉलिक्यूल ए है, ये है मॉलिक्यूल, ये है मॉलिक्यूल, ये जो डार्क मैंने डॉट मारा हूँ, ठीक है, मेरे सामने तो और काला दिख रहा होगा, तो ये जो मॉलिक्यूल है, समझ में आया? अब इसकी जो है ये रेंज है, या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो ऐसा बन रहा है, समझ में आया? अगर आप गौर करेंगे तो इसका मतलब ये आसपास सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से घिरा हुआ है, जिस वजह से क्या हो जाता है कि सब जगह से इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल भी रहा है और लगा भी रहा है, ये है ना, जिस वजह से क्या हो जाएगा, इसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। प्लीज ये याद रखो, इसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना फोर्स सामने वाला भी लगा रहा है, और एक दूसरे से बॉन्ड कर रहे हैं या चिपके हुए, तुम लोग समझ रहे हो ना? प्लीज ये याद रखो। अरे रहने देना, मैं देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही है, फिर मैं बोल रहा हूँ सिर्फ फोर्स की बात हो रही है। जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना फोर्स सामने वाला लगा रहा है, हर तरह से, हर जगह से, तो इसीलिए वो सारे फोर्स क्या हो जा रहे हैं। तो नेट फोर्स एक्टिंग, ध्यान से सुनो, ये लाइन आपके इसमें पहले पैराग्राफ के, सॉरी दूसरे पैराग्राफ के एकदम लास्ट में लिखी है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए मॉलिक्यूल इज व्हाट, 0। अरे समझा? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ए इज व्हाट, 0। ये याद रखो। क्यों? क्योंकि हर तरह से उसको ये पढ़ रही है। इतना समझा? अभी ध्यान दो, बी वाला, बी वाले की सिचुएशन क्या है? ये पानी की हद है, ये एटमॉस्फेयर है, ये वाटर है, ये वाटर है, ठीक है, और बी कहाँ पर है? बी है यहाँ पर, ठीक है, तो उसका कुछ हिस्सा बाहर है, मारे मारा कोई को जड़ इसका कुछ हिस्सा बाहर है और कुछ हिस्सा अंदर है, समझ? ज़्यादा हिस्सा क्या है? अंदर है। समझ में आया? अब अगर हम लोग गौर करेंगे, ठीक है, ज़रा ध्यान से सुनो, 50% जो है ये, यानी ये वाला हिस्सा जो है ये पूरी तरह से अंदर फोर्स लगा रहा है, लेकिन 50% यानी ये डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, डाउनवर्ड फोर्स। 50% नहीं, 75% सपोज करो ये बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है। किधर लगा रहा है? बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है। इतना समझा आप लोगों को? ठीक है, तो ये वाला क्या करेगा? विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द, बोलो रे, सरफेस टेंशन। अब मैं बताता हूँ, इतने लोग उड़े, क्या आवाज आई बे, साला पानी गिर गया। ये समझ में आया? ठीक है, कुछ नहीं, ए में पूरी तरह से अंदर सबमर्ज्ड है, चारों तरफ से फोर्स लग भी रहा है और ले भी रहा है, जिस वजह से नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ए इज 0। लेकिन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल बी क्या करेंगे? इज मोर टूवर्ड्स डाउन एंड लेस टूवर्ड्स अप। अरे समझा कि नहीं? जिसका मतलब क्या हो गया कि ये मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आना चाहेगा, क्योंकि ये फोर्स जीत रहा है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल बी इज मोर टूवर्ड्स डाउन डायरेक्शन, तो ये नीचे की तरफ आना चाहेगा। इतना समझा? अब देखो सरफेस टेंशन देखो। अब ये है सी वाला। सी वाला क्या कर रहा है? सी वाला 50% बाहर है और 50% अंदर है। जाने दो, ऐसा बना दिया, 50% समझ लो बाहर है, 50% अंदर है। ठीक है, तो क्या हो जा रहा है? ना ये पूरी तरह से ऊपर जा रहा है, ना ये पूरी तरह से नीचे जा रहा है, मगर ऐसा नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि एयर के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम है तो फोर्स भी कम रहेगा। पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, चिपके हुए एक दूसरे से, क्योंकि ये तो एयर तो गैस है और गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तो इसके लिए यहाँ पर का फोर्स कम रहेगा, भले ये 50% बाहर है, कम रहेगा, और इसका फोर्स नीचे रहेगा। इन शॉर्ट, चाहे वो
थोड़ा बाहर हो या 50% बाहर हो या 50% से 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्यों मॉलिक्यूल को बाहर जाना पड़ेगा। तो समझ में आया, तो चाहे वो 50% बाहर हो या 50% से ज़्यादा अंदर हो, तो भी क्या हो जाएगा, दोनों भी अंदर की तरफ खींचे जाएंगे। बस ये बात को ध्यान रखो, एनी मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड विल बी पुल डाउन। क्यों? क्योंकि इन लोग का मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। इतना समझा? ये हो गया कोहेसिव फोर्स की बात। अब जो बोलने जा रहा हूं बुक में नहीं है, बुक में नहीं है तो ध्यान दो। ये हो गया कोहेसिव फोर्स की बात, मगर आपके बुक में अधेसिव फोर्स के बारे में बोला ही नहीं गया है। सरफेस टेंशन याद रखो दो तरीके से बनता है, अभी वो शुरू में पढ़े थे अपने, कोहेसिव एंड अधेसिव। तो अधेसिव फोर्स किधर, सॉरी हाँ, अधेसिव फोर्स किधर है, ग्लास और वाटर के बीच में। ग्लास है, ये सपोज करो ग्लास है और वाटर के बीच में जो कनेक्शन है वो है अधेसिव फोर्स। अधेसिव फोर्स में भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल जो है इससे कनेक्टेड है या इसके बीच में कोई अधेसिव फोर्स है। ज़रा ध्यान से देखो। हाँ, अभी मैं एक बात बोलता हूँ, सपोज करो सुमैया बीच में खड़ी है, ठीक है, एक हाथ सुमैया का मैंने पकड़ा, एक हाथ इन्होंने पकड़े और हम लोग इसको खींच रहे हैं। नहीं, काम करते हैं, बीच में सुमैया भी नहीं है, महविश भी है। महविश और सुमैया ने एक दूसरे का हाथ पकड़े। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि दोनों सिमिलर फोर्स है। क्यों सिमिलर फोर्स है? क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल क्या है, गर्ल्स मॉलिक्यूल। ऐसा समझो, समझ में आया? मैं कोहेसिव, सॉरी अधेसिव, अधेसिव क्यों? क्योंकि मेल। अब समझ में आया? तो मैं उसको पकड़े रखा हूँ एक हाथ, उधर पे इन्होंने एक हाथ पकड़ के रखे, तो लड़का और लड़की का जो फोर्स हो रहा है हाथ पकड़ के खींचने का, वो कौन सा हो रहा है, अधेसिव। लेकिन एक लड़की ने दूसरे लड़की का हाथ पकड़कर छोड़ दे, वो कोहेसिव फोर्स है। तो क्या हो जाएगा, लेकिन याद रखो, ध्यान से सुना, अधेसिव फोर्स कमजोर है, अधेसिव फोर्स कमजोर है, ये फोर्स कमजोर है, ये वाला फोर्स पानी और पानी का फोर्स ज्यादा है, पानी और पानी का फोर्स ज्यादा है, प्लस उन लोग नीचे खींचे जा रहे हैं, प्लस नीचे खींचे जा रहे हैं, बराबर है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, पानी का जो लेवल है वो हल्का सा नीचे की तरफ आएगा। कैसा आएगा, हल्का सा नीचे की तरफ आएगा। कुछ समझ में आ रहा है? लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। अगर ऐसा रहता तो पानी में जैसी, ग्लास में जैसी पानी डालते थे तो ग्लास को छोड़कर पानी बीच में आ जाता था। इसका मतलब इसने भी नहीं छोड़ा, अधेसिव फोर्स भी नहीं छोड़ा और कोहेसिव फोर्स भी नहीं छोड़ा, प्लस कोहेसिव फोर्स को नीचे भी खींचा जा रहा है कोहेसिव फोर्स की वजह से। कुछ समझ में आ रहा है? हल्का सा नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स नीचे आता है, इसीलिए पानी में दो लेयर दिखती है, लोअर मिनिस्कस अपर मिनिस्कस, वो अलग चीज़ है। और वो जो बनती है वो फिल्म रहती है। समझ में आया? तो वो तुम लोग, हाँ, लेकिन वो चीज़ के लिए थोड़ा और अलग कॉन्सेप्ट है। तुम लोग को समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा? तो सुनो अरे क्योंकि नीचे के मॉलिक्यूल्स भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर लगा रहे हैं ना। अरे तुम लोग समझ रहे हो, ठीक है। तो समझ लो ऐसा हम लोग ऊपर खड़े हैं, तुम लोग इन लोग के टांग भी खींच रहे हो, बस तो नीचे से भी कोहेसिव फोर्स आ रहा है, तुम लोग सब लोग मिलकर ये दोनों की टांग खींच रहे हैं, अच्छा लंबे हो जाएंगे। तो क्या हो जा रहा है कि इन लोग टांग खींच रहे हैं और हम लोग अधेसिव फोर्स है और हम लोग ने भी पकड़ के रखे, जिस वजह से क्या हो जाता है, हल्का सा सी बन रहा है। अब देखो मैंने क्या बोला, टेंशन का मतलब क्या, टेंशन का मतलब होता है स्ट्रेच। तो यहाँ पर हम लोग भी स्ट्रेच कर रहे हैं और ये भी स्ट्रेच कर रहा है, तो सरफेस पे एक टेंशन क्रिएट होता है ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्स। इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। सिंपल समझा के लिए, समझा? कोहेसिव फोर्स एंड अधेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या रहेगा, यानी कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अधेसिव फोर्स मतलब क्या रहेगा कि डिफरेंट मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आया? अधेसिव फोर्स भी नहीं छोड़ेगा, कोहेसिव फोर्स तो छोड़ेगा तो नहीं बल्कि खींचेगा भी, जिस वजह से क्या हो जाएगा, सारे मॉलिक्यूल वेरी स्लाइटली ही सही, ऐसा नहीं कि पानी डाला अरे क्या दिख रहा है, ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा यूं नहीं बन जाएगा, ऐसा लगेगा सीधा ही है। मगर उसको अगर एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे तो हल्का सा स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है, हल्की सी सी बनेगी। हाँ, वो मिनिस्कस की मैं बात कर रहा हूँ। वेरी गुड, तुम लोग समझा तुम लोग को? तो क्या हो जा रहा है, कोहेसिव फोर्स पकड़े रखा है, सॉरी कोहेसिव फोर्स पकड़े रखा है, अधेसिव फोर्स भी पकड़े रखा है, जिस वजह से क्या हो जाता है, एक टेंशन क्रिएट होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर या लिक्विड जो यहाँ पर है। समझ में आया? कोई गैप क्रिएट नहीं होता है, कभी होता है गैप क्रिएट नहीं होता है, और कोई इसके बीच में भी गैप क्रिएट होता है नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तो अधेसिव फोर्स
and cohesive force together contribute for surface tension. और ये जो एरिया है, इस एरिया के जो मॉलिक्यूल्स है ऊपर वाले एरिया के मॉलिक्यूल्स को नीचे भी खींचते हैं, इसके लिए हल्का सा ये ऐसा बन जाएगा, हल्का सा यू शेप, हल्का सा वेरी पॉइंट में। ग्लास और पानी के बीच में का मॉलिक्यूल, हाँ अधेसिव, कोहेसिव, हाँ से, इसलिए तो बोला तुम दोनों अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ के खींच रहे हो तो ये क्या हो गया, कोहेसिव। लेकिन मैं अगर आप लोगों का हाथ पकड़ के खींच रहा हूँ तो अधेसिव फोर्स हो जाएगा। अब समझ में आ गया सरफेस टेंशन कैसा क्रिएट हो रहा है। सरफेस टेंशन, सरफेस पे खिंचाव, टेंशन खिंचाव कैसा क्रिएट हो रहा है हम वो देख रहे हैं। तो ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स एंड अधेसिव फोर्स बिटवीन द अनलाइक मॉलिक्यूल्स। अब जरा ध्यान से सुनिए, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। सबसे पहला है सरफेस टेंशन और उसी के अंदर आगे फिर पढ़ेंगे सरफेस एनर्जी। हाँ वो अभी तो बताया नहीं ना मैंने, ठीक है, हाँ बोलता हूँ मैं, कहाँ है, द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्ट्स, ठीक है, टेंजेंशियल टू द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। एकदम इजी नहीं है। अब देखो मैं बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। तो टेंजेंट किसको बोलेंगे, टू टच, मतलब क्या, जो ऐसा बाहर से टच करके जाएगा। मगर पता नहीं आपके बुक में इस लाइन को भी टेंजेंशियल बोला है, इसको टेंजेंशियल लाइन बोला है, ठीक है। अभी देखो पेज नंबर 35 2.4.2 के अंदर क्या बोला गया है, जरा ध्यान से देखो कि एक लाइन कंसीडर करो ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और उस लाइन के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये क्या है, इन लोग का इन्फ्लुएंस, क्या बोलते हैं ना वो, मॉलिक्यूलर इन्फ्लुएंस है। मॉलिक्यूल का तो यहाँ पर डॉट डॉट मारना पड़ेगा बीच बीच में, समझ में आया। तो ये जो है इन लोगों का ये है, ठीक है। हाँ अब ये मैं आप लोगों को है ना ऐसा बता रहा हूँ, मतलब पानी है ना, ये ऐसा बता रहा हूँ। अरे ये ग्लास में पानी है तो ये सरफेस है ना ऐसा है, मैं ऐसा बता रहा हूँ, हाँ ऐसा। अब समझ में आया, तो पानी ऐसा दिखेगा तो उसके ऊपर ये सरफेस दिख रहा है आपको ऐसा। तो क्या हो जा रहा है कि इन लोगों को पीछे की तरफ भी फोर्स खींच रहा है, मतलब नीचे की तरफ भी फोर्स खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, ऊपर तो खींच ही नहीं रहा है, ठीक है, ऊपर नहीं खींच रहा है, नीचे खींच रहा है बाजू में। तो ये क्या बोलता है कि यहाँ पर भी एक तरीके का यानी सरफेस टेंशन है। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी यानी ये क्या कर रहे, देखो हाँ स्ट्रेच होने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस वो जो अपन को पहला पढ़े थे कि यहाँ पर अधेसिव फोर्स है और नीचे कोहेसिव फोर्स है, तो ये एक तरीके का सरफेस टेंशन क्रिएट होता है। तो क्या बताया जा रहा है कि ऐसी अगर हम लोग बहुत सारी लाइन कंसीडर करेंगे और हर लाइन पे जो है मॉलिक्यूल है और हर मॉलिक्यूल जो है ऐसे खींचा जा रहा है, इज इक्वल टू पूरा सरफेस टेंशन है। लेकिन अगर मैं एक लाइन को कंसीडर करूँ, सरफेस टेंशन इज गिवन बाय कैपिटल टी, ठीक है। क्यों क्रिएट हुआ ये टेंशन, ड्यू टू फोर्स अलॉन्ग विद द पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ मतलब क्या, हर एक लेंथ पे फोर्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है, कैपिटल एल दिया शायद। अरे समझा कुछ, सरफेस टेंशन समझ चुके हो आप, खाली इतना समझना है कि लेयर वाइज अगर अपन को समझना है या एक एक लाइन वाइज समझना है तो हर मॉलिक्यूल, देखो आप समझ रहे हो, पहले अपन ने हॉरिजॉन्टली पढ़े थे कि सरफेस टेंशन कैसा क्रिएट हो रहा है, बीकर को समझ लो ऐसा कट करो और उसको वैसा कंसिडर करो। अभी कैसा बता रहा है, ऐसा बता रहा है कि भाई ऊपर से अगर देखेंगे तो एक लाइन कंसिडर करो, टेंजेंशियल लाइन, उसके ऊपर जो जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उसके ऊपर कैसा प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो बता रहा है। तो ये लेंथ वाइज हो रहा है। लाइन वाइज अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी सरफेस टेंशन क्रिएट हो रहा है। उस बेसिस पे फॉर्मूला क्या आता है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ द लिक्विड। समझ में आया, बस ये इसका बोलने का मतलब है। एक सम कर लेते हैं 2.4 एग्जाम्पल, अ बीकर ऑफ रेडियस, रेडियस यानी ये देखो ये बीकर है, ठीक है, उसका जो है ये रेडियस है यानी कि आर लिया गया है। देखो हाँ याद रखो, ये क्या अपन ये देख रहे हैं अपन गिवन, तो गिवन क्या है, रेडियस, रेडियस कितना है, देखो हाँ 10 सेंटीमीटर। अब पहले ही इसको कन्वर्ट कर देते हैं,
अपने को ऐसा यूनिट के हिसाब से लेंथ किस में लेते हैं? मीटर। मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बोलो सही कि नहीं? सही है, ठीक है। ये सेंटीमीटर है, इसको किस में कन्वर्ट करने का है? तो जरा ध्यान से सुनो, ये क्या हो रहा है? हाँ, छोटा यूनिट बड़े में कन्वर्ट हो रहा है तो C बनेगा, यानी छोटा ही बनेगा। और छोटा कैसा होगा? डिवाइड होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो एकदम सिंपल है, हो गया। 10 को मीटर में कन्वर्ट करना है, 100 होता है ना, इसको कट कर दो। अब कितना बचा? ये 1। तो क्या देखो, एक 0 है तो यानी कि 1 आ गया, एक 0 है तो 1 आ गया, समझ आया? और तो ये हो गया मीटर। तो याद रखो रेडियस इज इक्वल टू 0.1 मीटर। बोलो समझा? हाँ अभी सुनो, हाँ सुनो सुनो, इसने 0.2 क्यों लिया है? क्योंकि इसने पूरा डायमीटर कंसीडर किया है। अगर मैं इसको डायमीटर कंसीडर करूं तो क्या हो जाएगा? D इज इक्वल टू वॉट? R, 2 इंटू R, तो क्या हो जाएगा? 0.2 मीटर। बोलो समझा? अरे समझा ना? इजी इजी, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। इसके बाद दूसरा क्या बोला है इसने? कैलकुलेट। अरे बाप रे बाप, डायरेक्ट कैलकुलेट पे आ गया। टू फाइंड, कैलकुलेट बोला तो फाइंड आ चुका है। क्या फाइंड बोला है? फोर्स ऑफ सरफेस। देखो सीधा ध्यान सरफेस टेंशन पे जाएगा। ये सरफेस टेंशन नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। मतलब इसने फोर्स ढूंढने बोला है। और आगे डायमेट्रिक, हाँ हाँ, अब देखो सरफेस टेंशन दिया हुआ है तो इसने यानी कि T दिया हुआ है हम लोगों को, कितना है? 0.075 और न्यूटन पर मीटर। बस हो गया। देखो इसका न्यूटन ही होता है फोर्स, तो उसको छोड़ दो, इसको अपन कन्वर्ट नहीं करेंगे। एकदम सिंपल है। बोलो अभी देखो सॉल्व कैसा करेंगे? एकदम सिंपल। क्या है बोलो? सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है? F अपॉन लेंथ, बराबर है, ठीक है। चलो अभी देखो F क्या है? इसने F दिया नहीं दिया है, सॉरी यार नहीं दिया है, तो इसको इधर फेंकना पड़ेगा। तो हम लोग इसको कैसा लिख सकते हैं? T इंटू एल इज इक्वल टू F, बराबर है। चलो अभी वैल्यूज पुट कर दो। F इज इक्वल टू वॉट? T बोलो, T क्या है? 0.075 इंटू 0.2। बोलो समझा? कर दो, हो गया। समझ में आया? तो कर दूं क्या? मैं कर दूं 0.075 इंटू 0.2, ठीक है, हो गया। देखो 5 2 10, 1 7 1 7 2 14, 1 5 15 0, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। समझ में आया? 2 0 0 और ये हो गया 1 और ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 और ये 4। इसको प्लस करो, कितना आएगा? 1 2 150। अब सुनो, मैं 1 2 3 के बाद डेसिमल, 1 4 के बाद डेसिमल, 1 2 3 4 के बाद डेसिमल, इतना हो गया। तो फोर्स इस पे कितना, एक मिनट रुक जाओ, फोर्स इस पे कितना एक्ट कर रहा है? 0.0150। ये लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको पॉइंट को थोड़ा एक डिजिट तक का सरका रहा है, देखो 1 के बाद सरकाएंगे तो कितना हो गया? 1 2, है ना, दूसरी जगह पर लाए ना उसको। तो F इज इक्वल टू 1.50, 2 लाए 10⁻² आ जाएगा। हाँ चलेगा। हाँ और क्या? ये न्यूटन, बस न्यूटन, क्योंकि फोर्स न्यूटन में होता है। आंसर आ गया, समझ गया आपको? सबसे शॉर्टेस्ट एंड इजीएस्ट था। जरा ध्यान से सुनिए प्लीज। एक चीज मैंने बोला नहीं, हाँ ये SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन जो है नैनोमीटर, यानी सॉरी न्यूटन पर मीटर है, लेकिन उसका डायमेंशन, चलो जल्दी जल्दी डायमेंशन देखो कैसा फाइंड करेंगे। देखो हाँ, T का डायमेंशन कैसा फाइंड करेंगे? ये आप लोगों को पता है ना रे, फोर्स अपॉन L मतलब क्या? लेंथ। तो उसको हम लोग डायरेक्टली मीटर ले सकते हैं, लेकिन फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल टू वॉट? देखो F इज इक्वल टू वॉट? ma। तो ये मास होता है, मगर एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस, या डिस्प्लेसमेंट बोलो, अपॉन टाइम। तो हम लोग v की वैल्यू इधर डालेंगे, सॉरी v की वैल्यू हाँ इधर डालेंगे एक्सेलरेशन में, तो एक्सेलरेशन में बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन t इंटू टी।
v की जगह पे खाली ये डालें, बोलो सही क्या नहीं। अब a की जगह पर यहाँ पर हम लोग ये डालेंगे तो क्या बन जाएगा, f इज इक्वल टू m, ठीक है, इनटू डिस्टेंस बराबर है, और अपॉन क्या है ये इंटू टी स्क्वायर। अच्छा चलो, अभी देखो ये क्या है, ये मास है, मास है तो क्या आ जाएगा केजी, बस बस हो गया हो गया, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, मीटर अपॉन सेकंड। हाँ अब देखो केजी मतलब क्या, मास, और ये क्या लेंथ मतलब क्या, ठीक है। मास कितना आया 1, लेंथ कितना आया 1, टी कितना आया -2, ये हुआ फोर्स का। अब ये वैल्यू इधर डालो, T इज इक्वल टू फोर्स क्या आया m1 L1 T -2, ये हुआ अपॉन लेंथ, लेंथ मतलब क्या, ये मीटर, अरे ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये मास है, तो ये L, तो ये L ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m1 L0, अरे समझा, कंफ्यूजन होता है हल्का सा मास में और मीटर में। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो यूनिट ने लिखा था, ये समझा। तो क्या हो जाता है कि सरफेस टेंशन का डायमेंशन जो निकाले, अरे रे हाँ, डायमेंशन जो निकाले वो क्या है m1 L0 T -2।